हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है और जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था एरेज के बारे में। और एरेज में हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और वो भी हमने किया था ब्रूट फोर्स अप्रोच को यूज़ करके, है ना। तो हमने पूरा डिटेल में देखा था कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है, हर एक प्रॉब्लम को, ठीक है, एरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है ना। तो आज जो है, आज हम फिर से वही सेम जो एरे के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन हम जो अप्रोच है उसको डिफरेंट यूज़ करेंगे। पहले हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ किया था, अब हम उससे थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड जो अप्रोच है वो यूज़ करने वाले हैं, वो है 2 पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पहले आप जो मेरे प्रीवियस एरे से रिलेटेड लेक्चर है या फिर ब्रूट फोर्स से रिलेटेड लेक्चर है उसको कवर कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि 2 पॉइंटर की जो अप्रोच है वो हम क्यों यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो ब्रूट फोर्स का मेन क्या था कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या जब भी हमें कोई चीज़ ढूंढनी है हमारे एरे में, तो हम क्या करते थे, हर एक पॉसिबल कंडीशन को, हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चेक करते थे एक एक करके। तो वो था ब्रूट फोर्स, जो सबसे सिंपल होता है लॉजिक वाइज, बट सबसे ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है उसको करने के लिए। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ले आएंगे जो कि है 2 पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि 2 पॉइंटर अप्रोच क्या होता है और क्या नहीं होता है, और ब्रूट फोर्स के आगे उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि 2 पॉइंटर टेक्निक होती क्या है। द 2 पॉइंटर टेक्निक यूजेस 2 इंडेक्सेस, ठीक है, 2 पॉइंटर्स को यूज़ करती है जो हमारी 2 पॉइंटर टेक्निक है, टू ट्रावर्स एन एरे फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस और स्पीड्स टू अवॉइड नेस्टेड लूप्स। ठीक है, अब जैसे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करते तो उसमें हम क्या करते थे, हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हर एक पॉसिबल सोल्यूशन को चेक करने के लिए मल्टीपल नेस्टेड लूप्स का यूज़ करते थे। ठीक है, लूप के अंदर दूसरी लूप, दूसरी लूप के अंदर तीसरी लूप। बट यहाँ पर हमें जो ये नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट है, हम इसको अवॉइड कर, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम लूप्स को हम यूज़ करें, क्योंकि जितनी कम लूप्स होंगी उतनी ही कम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ये चीज़ हम बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, कि अगर हमें प्रोग्राम को कम से कम टाइम में करना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो नेस्टेड लूप्स हैं हमारे प्रोग्राम में वो कम से कम लगे। तो 2 पॉइंटर टेक्निक को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम हमारे जो नंबर ऑफ लूप्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है हमारे कोड में वो कम हो सकते हैं। ठीक है, so it means using 2 variables that move through the array to solve a problem more efficiently instead of checking all pairs using nested loops। ठीक है, nested loop में अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग O ऑफ n स्केयर। ठीक है, वी स्मार्टली मूव 2 पॉइंटर्स, जिसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n स्केयर से कम होकर बिग O ऑफ n रह जाती है, जिसमें नेस्टेड लूप से हम सिंगल लूप से ही काम चला सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं। देखो, मान लो कि एक आपके पास बुक्स की ना रो है, आप लाइब्रेरी में खड़े हैं और आपकी बुक्स की रो है बहुत लंबी, और आपको एक पर्टिकुलर बुक ढूंढनी है। तो आप क्या करोगे, एक एक बुक के पास जाओगे। अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी रो में एक एक बुक के पास जाएंगे और बुक का नाम देखेंगे कि क्या इस बुक का नाम जो बुक हमें चाहिए उसके इक्वल है या नहीं है, है ना। और ऐसे करके हम शुरू से लेकर एंड तक पूरी रो कवर करेंगे, है ना। तो इसमें वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि जो बुक हम चाहते हैं वो बुक लास्ट में पड़ी होगी। तो यानी कि हमें शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी बुक्स होंगी हमारी रो में उन सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 पॉइंटर का क्या कंसेप्ट है, 2 पॉइंटर का कंसेप्ट है कि भाई स्टार्टिंग में, है ना, ठीक है, देखो रो है, रो के स्टार्टिंग इंडेक्स में हम खड़े हैं और एंड पे कोई हमारा दोस्त खड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट से आगे जा रहे हैं बुक्स को ढूंढते हुए, और जो हमारा दोस्त है वो एंड से आगे आ रहा है ना, बुक्स को ढूंढते हुए। तो ऐसे क्या होगा कि हम सिर्फ हाफ तक, रो के हाफ तक बुक्स ढूंढेंगे, क्योंकि जो बाकी का हाफ पोर्शन होगा वो हमारा जो फ्रेंड है वो ढूंढ रहा होगा। तो यही इसी तरीके से यही एक 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है। आई होप समझ आया होगा आपको कि 2 अलग अलग वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं एक पूरे एरे के थ्रू ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ब्रूट फोर्स में क्या होता था, सिंपली हम फॉर
लूप को यूज़ करके ट्रैवर्स करते थे, बट 2 पॉइंटर में क्या होगा, हम 2 पॉइंटर्स रखेंगे, एक को स्टार्टिंग में रखेंगे, एक को एंड में रखेंगे। स्टार्टिंग वाला आगे मूव करता जाएगा और एंडिंग वाला पीछे को मूव करता जाएगा, ठीक है, जब तक वो एक दूसरे के इक्वल पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते। तो यानी कि हमारे पास 2 पॉइंटर टेक्निक में 2 वेरिएबल्स या आप कह लो कि 2 लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है, एक ही एरे में ट्रैवर्स करने के लिए, कि आधा एरे तुम ट्रैवर्स कर लो, आधा एरे हम ट्रैवर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है 2 पॉइंटर का। तो 2 पॉइंटर एक्चुअल में कैसे काम करता है उसको समझने के लिए हम ये एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि 2 पॉइंटर काम कैसे करेगा, एक्चुअल में 2 पॉइंटर बेनिफिशियल कहाँ पर होगा ये हम आगे करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ 2 पॉइंटर की ये समझ रहे हैं कि 2 पॉइंटर काम कैसे करता है। अब मान लो मेरे पास ये एक एरे है, ठीक है। अब मुझे इसमें एक नंबर ढूंढना है, मुझे यूज़र ने नंबर दे दिया है कि भाई आपका नंबर है 3, और इस एरे में मुझे ढूंढ के बताओ कि 3 कहाँ पर है और किस पोजीशन पर पड़ा है। तो अब अगर हम अपने पिछले लेक्चर पे जाएं, यानी कि ब्रूट फोर्स अप्रोच पे जाएं, तो ब्रूट फोर्स का मतलब देखो, ब्रूट फोर्स एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, आप समझ लो कि ब्रूट फोर्स एक नॉर्मल इंसान है जो नॉर्मल से सोल्यूशन ढूंढ सकता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन नहीं ढूंढता है वो, ठीक है। वो ये नहीं देख पाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, बस वो ये देखेगा कि कैसे हम काम कर सकते हैं, ठीक है जी। वो स्मार्ट वर्क नहीं कर सकता, वो सिर्फ हार्ड वर्क कर सकता है। तो ब्रूट फोर्स जो है वो, ठीक है, वो कैसे करेगा, वो एक एलिमेंट के पास जाएगा, उसको चेक करेगा कि क्या वो नंबर 3 के इक्वल है या नहीं है ना। तो सबसे पहले वो जाएगा यहाँ पर 12, क्या ये वही नंबर है जो हमें ढूंढना है, जी नहीं, वो नंबर ये नहीं है, तो फिर ये आगे चले जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आएगा 78, क्या 78 वो नंबर है जो यूज़र ढूंढ रहा है, नहीं, फिर से आगे चले जाएंगे। 45, अब क्या 45 वो नंबर है जो यूज़र ढूंढ रहा है, जी नहीं, 45 भी वो नंबर नहीं है, तो वो फिर से आगे चले जाएगा। तो ऐसे करके वो आगे आगे जाता रहेगा, हर एक नंबर को इसके साथ कंपेयर करता रहेगा, चेक करता रहेगा, और जब तक उसको 3 नहीं मिलता तो वो सेम जो चीज़ है वो रिपीट करता रहेगा। और यहाँ पर आके 11th आफ्टर 11 स्टेप्स, ठीक है, 11 स्टेप करने के बाद उसको पता चलेगा कि हाँ जी आपका 3 यहाँ पर पड़ा है और एरे के 10th इंडेक्स पर पड़ा है, ठीक है जी, एरे के 10th इंडेक्स पर पड़ा है। और कब पता चला उसको, 11 स्टेप्स के बाद पता चला, है ना। तो अब अगर हम इसको 2 पॉइंटर के थ्रू करके देखें, तो 2 पॉइंटर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो 2 पॉइंटर टेक्निक का हमने क्या देखा था कि भाई आपके पास 2 अलग अलग पॉइंटर्स होते हैं, एक स्टार्टिंग में होता है या एक एंडिंग में हो सकता है, मतलब अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो 2 पॉइंटर अगर हम ले रहे हैं एक स्टार्ट में रहेगा एक एंड में रहेगा, ऐसा नहीं है कि हम अपने अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन को कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर 2 पॉइंटर्स ले लेते हैं, ठीक है, इसको आप पॉइंटर की तरह कंसीडर करो, ठीक है, कि ये एक पॉइंटर है। एक पॉइंटर हमने एरे के स्टार्टिंग में रख लिया और दूसरा पॉइंटर हम क्या कर रहे हैं, एरे के एंड में रख रहे हैं, ठीक है जी। कि एक जो पॉइंटर है हमने फर्स्ट पोजीशन पे रख लिया, एक पॉइंटर हमने सेकंड पोजीशन पे रख लिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंटर्स साथ में मूव करेंगे। अब पहला पॉइंटर देखेगा कि भाई क्या ये नंबर, और ये कब तक चलेगा, जब तक ये दोनों पॉइंटर सेम पोजीशन पर नहीं पहुंच जाते, क्योंकि जब जैसे ही दोनों पॉइंटर सेम पोजीशन पर पहुंचे इसका मतलब एरे क्या हो गया, पूरा का पूरा ट्रैवर्स हो गया, है ना। नॉर्मली हम एरे कैसे ट्रैवर्स करते थे, फॉर लूप के थ्रू। अब हम 2 पॉइंटर्स के थ्रू जो है ट्रैवर्स करेंगे, कि हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंटर जो है वो आधा एरे ट्रैवर्स कर जाएगा, ये वाला पॉइंटर आधा एरे ट्रैवर्स कर जाएगा, तो हमारा काम जो है वो ईजी हो जाएगा, है ना। तो पहले जब हमारे पास ये वाला पॉइंटर है, फर्स्ट पॉइंटर है P1, ठीक है, वो हमारा कौन सी पोजीशन पर है, वो हमारा 0 पोजीशन पर है। और जो P2 है हमारा, वो कौन सी पोजीशन पर रहेगा, n-1 पोजीशन पर रहेगा। यानी कि अभी हम देख लेते हैं कौन सी पोजीशन पर है ये, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा जो P2 है वो अभी के लिए कौन सी पोजीशन पर है, 12 पोजीशन पर है ना। तो P1 हर आइट्रेशन में जो P1 है वो आगे को मूव करेगा और जो P2 है वो पीछे, ठीक है, पीछे बैकवर्ड साइड मूव करेगा। तो यानी कि P2 हम माइनस माइनस करते रहेंगे, P1 हम प्लस प्लस करते रहेंगे, और हर एक स्टेप में एक ही बार में हम चेक कर लेंगे। तो एक बार में अब हम दो नंबर्स को चेक कर रहे हैं, 12, और इसको कौन सा, फर्स्ट वाले पॉइंटर को कौन सा नंबर मिल रहा है, 12, सेकंड वाले पॉइंटर को कौन सा नंबर मिल रहा है, 1। क्या इन दोनों नंबर में से कोई भी नंबर ऐसा है जो यूज़र ढूंढ रहा है, जी नहीं। तो इसका मतलब हमारा जो P1 है वो प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि P1 जो है हमारा वो कौन सी पोजीशन पर चला जाएगा, P1 हमारा फर्स्ट पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है जी।
और जो P2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यानी कि अब P2 जो है हमारा वो कौन सी पोजीशन पर चला जाएगा, 11th पोजीशन पर चला जाएगा, यानी कि इस पर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम ना पोजीशंस भी लिख लेते हैं। ये 0 पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड 12th है। ठीक है जी। तो अब हमारा जो है अब P1 हमारा फर्स्ट पोजीशन पर, P2 हमारा 11th पोजीशन पर। अब दोनों का चेक करते हैं, दोनों को क्या क्या मिल रहा है, एक को 78 मिल रहा है, एक को 2 मिल रहा है। क्या हमारे पास ये इसके इक्वल है, नंबर के इक्वल नहीं है। फिर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आगे चले जाएंगे। अब आगे जाएंगे यानी कि P1 जो है वो प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, और P2 जो है वो माइनस माइनस होके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि अब ये वाला जो पॉइंटर है वो हमारा कहाँ पर चला जाएगा, वो हमारा 10th पोजीशन पर चला जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम हमारा पॉइंटर रख देते हैं 10th पोजीशन पर। अब हम देखते हैं, अब जो P1 है उसको 45 मिल रहा है और P2 जो है उसको 3 मिल रहा है। तो यानी कि 3 एक ऐसा नंबर है जो यूज़र ढूंढ रहा है, यानी कि अब हमें नंबर मिल चुका है। अब हमें और आइट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और हमें पता है कि P जो ये 3 मिला है हमें कौन सी पोजीशन पर मिला है, 10 पोजीशन पर मिला है। क्यों? क्योंकि P2 की वैल्यू यहाँ पर 10 है। तो हमें यहाँ पर इंडेक्स 10 मिल चुका है ओनली ऑन 3 स्टेप्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स में हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई कि जो पॉइंटर्स है, 2 पॉइंटर्स टेक्निक है, वो कैसे काम करती है ना। तो देखो यहाँ पर ये इतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n ही मानी जाएगी, और जब हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ किया था तभी इसकी बिग O ऑफ n ही मानी जा रही थी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पर जो 2 पॉइंटर यूज़ करना ज़्यादा एफिशिएंट साबित होता है, किससे, ब्रूट फोर्स अप्रोच से। ठीक है, तो अब एक एक करके हम जो सारे क्वेश्चंस हमने ब्रूट फोर्स के साथ सॉल्व किए थे वो सारे हम 2 पॉइंटर्स के साथ सॉल्व करेंगे, और कंपैरिजन करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने हर एक क्वेश्चन का निकाला था ब्रूट फोर्स अप्रोच में भी। अब यहाँ पर भी हम 2 पॉइंटर में भी जब हम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम फिर से कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ब्रूट फोर्स और 2 पॉइंटर में क्या डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, कितनी हमारी जो प्रॉब्लम है वो एफिशिएंटली सॉल्व होती है ब्रूट फोर्स के कंपैरिजन में। तो आई होप आपको 2 पॉइंटर का टेक्निक समझ में आ गया है कि 2 पॉइंटर काम कैसे करता है, 2 पॉइंटर का मतलब क्या होता है ना। यानी कि यहाँ पे सिंपल इतना समझ लो कि आपको एरे को अगर ट्रैवर्स करना है, अगर आपको बहुत पॉसिबल सोल्यूशंस निकालने हैं, तो आप बेटर अप्रोच का यूज़ करो, फॉर लूप की बजाय 2 पॉइंटर्स को यूज़ कर लो। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं हमारा अच्छा, तो ये हम बता रहे हैं कि व्हेन डू वी यूज़ 2 पॉइंटर, के 2 पॉइंटर हम कहाँ कहाँ पे यूज़, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमें कहाँ पे 2 पॉइंटर की अप्रोच यूज़ करनी है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली 2 पॉइंटर कहाँ पर यूज़ होता है कि अगर एरे आपका सॉर्टेड है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड पेयर्स और सब एरेज मैचिंग सम कंडीशन, या फिर हमें आपको एक एरे दे दिया जाता है जिसमें हमें पेयर फाइंड आउट करना है। जैसे हमने पिछले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमें 2 नंबर्स का पेयर फाइंड आउट करना था, जिसका सम हमारे पास जो यूज़र ने दिया था उसके इक्वल होगा ना। 2 सम वाली प्रॉब्लम जैसे हो गई, 3 सम वाली प्रॉब्लम, उसमें हमने कुछ पेयर फाइंड आउट करना है, या फिर कोई सब एरे अगर निकालना है किसी लॉजिक के बेस पर या किसी कंडीशन के बेस पर, तब हम क्या यूज़ करते हैं, 2 पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो पेयर्स वाली चीज़ें होती हैं इसमें क्या होता है कि हमें, जैसे अगर 2 सम था उसमें हमारे पास 2 नेस्टेड लूप्स लगी थी, और जब 3 सम था तो हमारे पास 3 नेस्टेड लूप्स लगी थी, और सबकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उस केस में नेस्टेड लूप की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, 2 पॉइंटर्स की कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या था, और वी वांट टू रीअरेंज एलिमेंट्स। रीअरेंज जैसे कि हमने ज़ीरोज़ को मूव कर दिया, ठीक है, या फिर ज़ीरोज़ एंड वंस का एक एरे है उसकी पार्टीशन करनी है कि 0 आगे आएंगी सारी की सारी, वंस सारे के सारे पीछे आ जाएंगे, या फिर रिवर्स करना है किसी भी एरे को, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कहाँ पर कर चुके हैं, ब्रूट फोर्स से कर चुके हैं। अब इन क्वेश्चन को हम किसके थ्रू करेंगे, 2 पॉइंटर की टेक्निक के थ्रू करेंगे। ठीक है जी। सो चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिवर्स एन एरे। ठीक है जी। सो ब्रूट फोर्स में अगर आपको याद हो तो हमने कैसे किया था, हमने एक टेम्परेरी एरे लिया था, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक फॉर लूप चलाई थी। ठीक है, हमने उल्टे क्रम में फॉर लूप चलाई थी, यानी कि n से लेकर, मतलब n-1 से लेकर 0 पोजीशन तक हमने लूप चलाकर क्या किया, एक टेम्परेरी एरे में हमारे ओरिजिनल एरे की वैल्यूज हम डालते गए। तो वो जो टेम्परेरी एरे था वो एक तरीके से रिवर्स एरे बन चुका था। तो फिर हमने क्या किया था, उस टेम्परेरी एरे को वापस से अपने ओरिजिनल एरे में कॉपी कर दिया था, है ना। तो यानी कि उसमें हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एक्स्ट्रा लगी थी, है ना। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर टेम्परेरी एरे, एक एक्स्ट्रा एरे यूज़ किया था।
अब 2 पॉइंटर में हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड, जस्ट स्वैप एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ हैंड्स। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे होगी कि बोथ हैंड्स, देखो अब रिवर्स एरे का क्या मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाती हूँ। मान लो कि मेरे पास एक एलिमेंट है, एक एरे है, ठीक है, ये मेरे पास एरे है। अब रिवर्स एरे में क्या मतलब था, हम ब्रूट फोर्स को यूज़ करते हैं, तो ब्रूट फोर्स को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया था, एक टेम्परेरी एरे लिया था, है ना जी, हमने एक टेम्परेरी एरे ले लिया था, वो भी हमारे पास किसका था, इंट का, और सेम जितना हमारे ओरिजिनल एरे का साइज़ था सेम साइज़ का हमने ये एरे लिया था, है ना। सो हमने यहाँ पर लिया था इंट, आप इसको अच्छा प्रॉपर कोडिंग के थ्रू ही लिखती हूँ मैं, तो इंट, ठीक है, इंट का हमने एक एरे लिया जिसका हमने नाम रखा टेम्प, और उसका साइज़ हमने जो हमारा ओरिजिनल एरे था उसके साइज़ जितना ही रखा था, है ना, ये चीज़ हमने करी थी। फिर हमने एक फॉर लूप यूज़ की थी, ठीक है, फॉर लूप को हमने क्या किया था, 0 से लेकर n-1 की बजाय n-1 से लेकर 0 तक चलाया था, है ना। सो यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू उसकी क्या होगी, n-1 होगी, एंड हमारे पास जो i की लास्ट वैल्यू वो कहाँ तक होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी ही होनी चाहिए थी, है ना, और i हर बार क्या होता रहेगा, माइनस माइनस होता रहेगा। यानी कि रिवर्स का क्या मतलब है, अब जो हमारे पास 8 वाला पोजीशन वाला नंबर था उसको हम टेम्प के पहली पोजीशन पर रखेंगे, है ना। तो और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, एक इंडेक्स ले लिया, ठीक है, एक इंडेक्स ले लिया जिसको हमने 0 से स्टार्ट करा, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब हमने क्या किया, हमारा जो टेम्परेरी एरे था उसकी जो 0 पोजीशन है यानी कि इंडेक्स वाली पोजीशन है, उस पर हमने ओरिजिनल एरे की i पोजीशन यानी कि n-1 वाली पोजीशन पर जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको रख दिया। अब ओरिजिनल एरे हमारा ये पड़ा हुआ है और इसकी जो लास्ट वाली पोजीशन है वो है 8, यानी कि टेम्परेरी एरे के फर्स्ट पोजीशन पर ये 8 आ गया, है ना। तो टेम्परेरी एरे के फर्स्ट पोजीशन पर ये 8 आ चुका था हमारा। फिर उसके बाद हम क्या करते गए, इंडेक्स को भी प्लस प्लस करते गए, है ना, और जो हमारा i था इसको हम माइनस माइनस करते गए। तो पहले i की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4, फिर उसके बाद i की वैल्यू गई 3, यानी कि और इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यानी कि जो इस वाले एरे की थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट था यानी कि 10 वो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड पर, है ना। तो ऐसे करके हमारे पास जो एरे था, जो टेम्परेरी एरे था, उसमें हमारे ओरिजिनल एरे का रिवर्स एरे पहुँच गया, है ना, इस तरीके से। तो लास्ट उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा टेम्परेरी एरे था उसको हमने ओरिजिनल एरे में कॉपी कर दिया था, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हमें क्या करना था, हमारे एरे को रिवर्स करना था। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हमें यहाँ पर एक नया टेम्परेरी एरे बनाना पड़ा। फिर उसके बाद जब उसके अंदर रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास एलिमेंट आ गए सारे, फिर उसको हमने क्या किया, पूरे के पूरे एरे को दोबारा से अपने ओरिजिनल एरे में कॉपी किया, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। बट इस चीज़ से क्या होता है, हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ हो गई थी, है ना, हमें एक नया एरे बनाना पड़ा था। लेकिन 2 पॉइंटर को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम नए एरे के बिना काम चला सकते हैं। तो 2 पॉइंटर से हम रिवर्स कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हैं, ठीक है, 2 पॉइंटर्स हमने लिए, एक फर्स्ट पोजीशन पर ले लिया और एक लास्ट पोजीशन पर ले लिया, ठीक है जी। तो हमने क्या किया कि हमें पता है कि भाई हमारे पॉइंटर 1 जो है वो अभी 0 पोजीशन पर है, जो पॉइंटर 2 है वो अभी के लिए कौन सी पोजीशन पर है, हमारा पॉइंटर 2 लास्ट वाली पोजीशन यानी कि 4th पोजीशन पर है। फिर हम क्या करेंगे, P1 को हमेशा प्लस प्लस करेंगे, P2 को हमेशा माइनस माइनस करेंगे, और ये चीज़ कब तक करेंगे, जब तक हमारे P1 की वैल्यू P2 से लेस रहती है ना। तो हमने यहाँ पर एक लूप लगाई कि जब तक भाई P1 जो है वो P2 के बराबर नहीं पहुँच जाता, है ना, जब तक P1 P2 के बराबर नहीं पहुँच जाता तब तक ये हमारी लूप चलेगी, है ना, वाइल लूप। अब इसमें हमने क्या करना है, ठीक है, तो देखो अब हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स के केस में हम यहाँ पर क्या करते जाएंगे, इनको ना आपस में स्वैप कराते जाएंगे। जो हमारा राइट वाला पॉइंटर है यानी कि पॉइंटर 2, उसकी जो एलिमेंट है उसको लेफ्ट वाले एलिमेंट के साथ स्वैप करा दो, यानी कि 8 को 21 की जगह ले जाओ और 21 को 8 की जगह ले जाओ, यानी कि हमने करवाई स्वैपिंग, ठीक है। सबसे पहले अब हमने करवाई स्वैपिंग, ठीक है, स्वैपिंग ऑफ एलिमेंट्स एट पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर 2, ठीक है। पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 की पोजीशन पर जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनकी आपस में स्वैपिंग करा दी। तो स्वैपिंग कराने के बाद हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है, 8, ठीक है, 8 हमारा 21 की जगह आ जाएगा, बाकी का जो है वो सेम रहेगा, और जो 21 है वो 8 की जगह आ जाता है,
ठीक है, अब हमने स्वैप करा दिया। अब फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने स्वैप कराया तो P1 की जो वैल्यू है वो हमारी प्लस प्लस हो जाएगी और P2 की वैल्यू जो है वो हमारी माइनस माइनस हो जाएगी। यानी कि अब जो P1 की वैल्यू है वो है 1 एंड P2 की जो वैल्यू है वो है 3, है ना। तो यानी कि अब हमारा जो P1 है वो यहाँ पर आ गया और इसकी जगह पर हमारे पास क्या हो गया 8 और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 21, है ना। और ये भी आगे आ गया, आगे आ गया, यानी कि यहाँ पर 10 के पास आ गया, है ना। क्लियर है। तो अब हमने फिर से स्वैपिंग करा दी, यानी कि जो हमारे पास 10 है उसकी जगह पर 30 आ गया और जो 30 है उसकी जगह पर 10 आ गया, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया और यहाँ पर हमारे पास 30 आ गया। फिर उसके बाद फिर से हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 2 और इसकी वैल्यू घट गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि अब ये सेम पोजीशन पर आ गए। जब हमारे पास सेम पोजीशन पर आ गए हमारी वाइल लूप रुक जाएगी वहीं के वहीं और हमारा जो एरे है वो हमारा क्या हो चुका है, सक्सेसफुली क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है अगर हम देखें, है ना। ये हमारा ओरिजिनल एरे था और ये जो हमारा फाइनल एरे बना है वो बना है रिवर्स होने के बाद, है ना। यानी कि 21, 30, 12, 10, 8 था, अब 8 पहले आ गया, 10 फिर आया, फिर 12, फिर 30, फिर 21, है ना। सो यानी कि 2 पॉइंटर को जब हमने यूज़ किया तो हमने सेम ही एरे में चेंजेस किए अपने, है ना, और हमें कोई भी नया एरे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जहाँ पर ब्रूट फोर्स अप्रोच में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग O ऑफ n हो रही थी, बट यहाँ पर हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब होता है बिग O ऑफ 1, ठीक है। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों केसेस में ही सेम रहती है, दैट इज़ बिग O ऑफ n, है ना। सो आई होप आपको ये वाला जो 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि रिवर्स एंड एरे हमने कैसे किया। तो इसको एक बार कोड के साथ करके देख लेते हैं, ठीक है जी। अब मान लो कि हमारे पास एक एरे है, तो हम यूज़र से एरे लेने का पहले एक बार कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एरे बनाती हूँ, ठीक है, इंट, और मैंने यहाँ पर लिया एक एरे, ठीक है, न्यू इंट, और इसका मैंने साइज़ रख दिया है 5, ठीक है। हम खुद ही इसमें कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया है 12, 56, 78, 90 एंड 11, ठीक है। तो ये एरे है सिंपल सा, मैंने खुद ही एरे ले लिया। अब इसको हमने रिवर्स कराना है, ठीक है। अब रिवर्स कराने का कोड क्या था, हम यहाँ पर लिखेंगे वाइल, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंटर्स ले लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है जी। 2 पॉइंटर्स हमने लेने हैं, इंट P1 और इसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग वाली रख दी और उसके बाद हमने ले लिया P2। इनको एक्चुअल में आप लेफ़्ट एंड राइट भी बोल सकते हो। और इसका साइज़ जो होगा हमारे पास, पहले एरे का साइज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। इंट n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, है ना। सो इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी n-1, ठीक है जी। इसको आप जो पॉइंटर 1 है इसको लेफ़्ट पॉइंटर भी मान सकते हो और इसको हम बोल देते हैं राइट, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है कि जब तक हमारा जो लेफ़्ट है वो राइट से कम है तब तक हमारी जो लूप है वो चलेगी। और हमने क्या करना है, अब स्वैपिंग करवानी है। तो स्वैपिंग कैसे करते हैं, जब हमें 2 एलिमेंट्स को स्वैप करवाना होता है तो टेम्प वेरिएबल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने एक टेम्प वेरिएबल लिया जिसमें हमने हमारा जो एरे है उसकी जो लेफ़्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है वो रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरे लेफ़्ट में, ठीक है, एरे लेफ़्ट में, एरे की जो लेफ़्ट पोजीशन है उसमें हम एरे की जो राइट पोजीशन है उस पर जो एलिमेंट पड़ा है उसको रख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल में एरे लेफ़्ट की वैल्यू रखी थी उसको हम क्या करेंगे, एरे की राइट पोजीशन पर रख देंगे, ठीक है जी। एरे की हमने राइट पोजीशन पर रख दिया। तो देखो स्वैपिंग का लॉजिक मैं आपको दोबारा से नहीं समझाऊंगी क्योंकि स्वैपिंग का हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो आई होप आपको पता होगा कि स्वैपिंग कैसे होती है। और जैसे ही स्वैपिंग हो जाती है फिर उसके बाद जो लेफ़्ट है वो हमेशा क्या होता रहेगा, प्लस प्लस, और जो हमारा राइट है वो हमेशा क्या होता रहेगा, माइनस माइनस, ठीक है। और जैसे ही ये हमारी फॉर लूप ख़त्म होगी तो जो हमारा एरे है वो हमारा रिवर्स हो चुका होगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, हमारे ओरिजिनल एरे को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पर लिखेंगे एरे बिफोर रिवर्स, ठीक है। रिवर्स से पहले जो हमारा एरे है उसको हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और एरे को हमें अगर एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो तो हम कैसे कराते थे, एरेज, ठीक है। एरेज की एक हमारे पास क्लास होती है और उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग जिसमें हम हमारा एरे पास कर देते हैं, ठीक है।
अब जैसे ही हमने रिवर्स वाला कोड लगाया और हमारी फॉर लूप खत्म होगी तो हम इसको फिर से कर देंगे, ठीक है, प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे क्या ये हमारा रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ है, और यहाँ पर हम लिख देंगे एरे आफ्टर रिवर्स, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं एक बार रन। तो ये देखो ये सक्सेसफुली रिवर्स हो चुका है 11, ठीक है, वो पहले आ चुका है, फिर 90, फिर 78, 56 एंड 12, ठीक है। तो देखो 2 पॉइंटर को यूज़ करके हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम लगी और हमारा जो आंसर है वो भी सही आया, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस भी हमने कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेयर विद टारगेट सम, ठीक है। तो हमें एक सॉर्टेड एरे दिया गया होगा और एक टारगेट सम दिया गया होगा। हमें ये देखना है कि क्या हमारे एरे में कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है कि जिसका सम जो है वो हमारे टारगेट के इक्वल हो। तो ये भी हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच के थ्रू कर रखा है, ठीक है। बट इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो एरे है वो हमारा सॉर्टेड एरे होगा, है ना। सो सॉर्टेड एरे का क्या मतलब होगा कि जो स्मॉल एलिमेंट है वो पहले आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जैसे मैंने हमारे पास कुछ इस तरीके से ले लिया है थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम सॉर्टेड एरे की, ठीक है। जैसे कि तो ये एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है। और टारगेट सम मेरा क्या है, टारगेट सम हम लेट्स से 19, ठीक है। तो हमें अब ये चेक करना है कि क्या कोई ऐसा पेयर है जिसका जो सम है वो 19 के इक्वल हो। तो अब देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमने इसको कैसे किया था, हमने नेस्टेड लूप को यूज़ किया था और हमने क्या किया था, हर एक एलिमेंट को हर दूसरे एलिमेंट के साथ प्लस करके देखा था, यानी कि हर एक पॉसिबल केस को चेक किया था। जैसे ये 2 है, पहले 2 को सबके साथ प्लस करके देखा, पहले 2 को हमने 4 के साथ प्लस किया तो कितना आंसर आता है 6, तो 6 टारगेट सम के इक्वल नहीं है। फिर हमने 2 को 6 के साथ प्लस किया तो आंसर आता है 8, है ना। 2 को 8 के साथ प्लस किया, देन आंसर आता है 10। 2 को फिर 11 के साथ प्लस किया 13, 2 को 13 के साथ प्लस किया तो 15, यानी कि अभी हमें टारगेट सम 19 नहीं मिला। तो अब हमारी नेक्स्ट आइटरेशन जाती है 4 के पास, तो 4 को हम 6 के साथ प्लस करके देखेंगे। अब 4 को भी सबके साथ बारी बारी प्लस करके देखेंगे, फिर 6 को देखेंगे सबके साथ बारी बारी प्लस करके, फिर 8 को सबके साथ प्लस करके देखेंगे। तो जैसे ही हमें एक पेयर मिल जाता है जिसका सम 19 के इक्वल होता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि हाँ जी भाई हमारे जो एरे में एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है जिसका जो सम है वो टारगेट के इक्वल होगा। तो जैसे कि हमारे पास ये एक पेयर एग्जिस्ट करता है, 8 को अगर हम 11 से प्लस करते तो 19 आता है ना। तो यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। तो अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ हमने पहले ब्रूट फोर्स के थ्रू कैसे की थी, हमने ब्रूट फोर्स में 2 फॉर लूप्स को यूज़ किया था, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, पूरी फॉर लूप चलाई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट को बाकी के एलिमेंट के साथ हम प्लस करके देख रहे थे। तो दूसरी लूप हमने क्या चलाई थी, इन सब एलिमेंट्स के लिए, है ना। जैसे 2 को पहले इन सब एलिमेंट के साथ प्लस करके देखना है, फिर 3 को इन सब के साथ प्लस करके देखना है, फिर 5 को इन सब के साथ प्लस करके देखना है ना। तो हमने सारे पॉसिबल केसेस को चेक किया था कि किसी का सम अगर हमारे टारगेट सम के इक्वल आता है नहीं आता है ना। अब 2 पॉइंटर के थ्रू हम इसको कैसे करेंगे, 2 पॉइंटर के थ्रू हम अगेन क्या करेंगे, 2 पॉइंटर्स ले लेंगे, ठीक है। एक पॉइंटर हमारा लेफ्ट में रहेगा और दूसरा पॉइंटर हमारा राइट में रहेगा, है ना। तो ये एक हमारे पास पॉइंटर है और दूसरा पॉइंटर हमारे पास ये रहा। तो अब देखो क्योंकि ये सॉर्टेड है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर हम हमारे जो लेफ़्ट पोजीशन पर जो भी पड़ा है, ठीक है, लेफ़्ट पॉइंटर की पोजीशन पर जो भी पड़ा, पहले लेफ़्ट पॉइंटर की पोजीशन क्या होगी 0, और जो राइट पॉइंटर है उसकी पोजीशन हमारे पास क्या होगी n-1, यानी कि अब हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितनी हमारे पास आ जाती है 5, है ना। तो यहाँ पर राइट पॉइंटर की जो पोजीशन है वो हमारे पास 5 आएगी। तो सबसे पहले हम क्या, अब ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो लेफ़्ट है वो राइट से कम है ना। जब तक हमारा जो लेफ़्ट है वो राइट से कम है, यानी कि जब तक लेफ़्ट और राइट मूव होते होते एक ही पोजीशन पर नहीं आ जाते तब तक हम हमारी लूप को चलाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट पे जो हमें एलिमेंट मिलता है ना, लेफ़्ट पे जो एलिमेंट मिलता है और जो राइट पोजीशन पर एलिमेंट मिलता है, अगर उनका जो प्लस है वो सम के इक्वल हो जाता है हमारे, है ना, फिर तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सीधा सीधा ट्रू कि हाँ जी हमारे एरे में एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है जिसका जो सम है वो हमारे टारगेट के इक्वल है ना, ये जो टारगेट है, टारगेट सम के इक्वल है ना, फिर तो हम सीधा सीधा ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास जो लेफ़्ट पोजीशन पर एलिमेंट है और जो राइट पोजीशन पर एलिमेंट है उनका जो सम है ना, वो अगर हमारे टारगेट सम से बड़ा है, अगर वो हमारे टारगेट सम से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे टारगेट सम से बड़ा है तो देखो अब ये सॉर्टेड है तो हमारे पास यहाँ पे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि अगर देखो अगर तो ये टारगेट सम से बड़ा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो राइट वाला पॉइंटर है इसको क्या कर देंगे, इसकी पोजीशन को कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमें स्मॉल की तरफ मूव कर रहा है ना, तो यानी कि हमें राइट से थोड़ा सा शिफ्ट होके पहले आना पड़ेगा, तो जो राइट पोजीशन है उसको हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, यानी कि एक पोजीशन कम पर ले आएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास जो लेफ़्ट एलिमेंट है, ठीक है, लेफ़्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट है और जो राइट पोजीशन पर एलिमेंट है, ठीक है, अगर उनका जो सम है वो टारगेट सम से लेस होता है, अगर टारगेट सम से लेस होता है इसका मतलब क्या है, हमें एलिमेंट्स का जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और ये जो लेफ़्ट है ये आगे को मूव हो जाएगा, है ना, तो हमारे पास जो लेफ़्ट है वो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट पोजीशन पर क्या है 2 और राइट पोजीशन पर क्या है 13, है ना। अगर हम 2 + 13 करते हैं, अगर हम 2 + 13 करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 16, और 16 हमारे पास क्या है, टारगेट सम से कम है ना, 19 से कम है। और जब कम होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट को क्या कर देते हैं, प्लस प्लस, तो जो हमारा लेफ़्ट 0 था अब वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और राइट हमारा एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ 5, है ना। तो अब लेफ़्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले पोजीशंस दे लेते हैं, ठीक है, ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन, 5 है ना। तो अब हमारे पास ये जो पॉइंटर है ये अब हमारा कहाँ पर चला जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर चला जाएगा, है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये वाला 5th पोजीशन पर ही रहेगा, ठीक है, ये वाला हमारा 1 पोजीशन पर आ चुका है, यानी कि अब 1 पोजीशन पर हमारे पास क्या है 4, ठीक है जी, और राइट वाले पे तो हमारे पास 13 ही है, तो 4 + 13 इज़ 17, और 17 फिर हमारे पास किससे कम है, 19 से कम है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से लेफ़्ट को प्लस प्लस करेंगे, और जैसे ही हमने लेफ़्ट को प्लस प्लस किया तो लेफ़्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, और राइट हमारे पास सेम टू सेम रहा, दैट इज़ 5, है ना। तो अब हमारे पास सेकंड पोजीशन पर क्या हो रहा है, इसको हम वापस करते हैं, हाँ, तो सेकंड पोजीशन पर हमारे पास है 6, ठीक है, 6, और इधर हमारे पास आ जाता है 13, तो 6 + 13 हमारे पास कितना आ जाएगा 19, तो हमारे पास 19 जो है वो सम जो है सम के इक्वल आ जाता है, अगर सम के इक्वल है तो यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रू, और हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, हमारी फॉर लूप जो है वो यहीं वाइल लूप सॉरी जो हमने यूज़ किया है वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल चुका है कि हाँ जी ऐसा एक पेयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ये हमारे पास 2 पॉइंटर का तरीका होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर हम ब्रूट फोर्स वाले सोल्यूशन को और हमारे 2 पॉइंटर वाले सोल्यूशन को कंपैरिजन में लाएं तो हमारे पास क्या है कि जो ब्रूट फोर्स वाला सोल्यूशन था उसमें हमने नेस्टेड लूप यूज़ किया था, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो बिग O ऑफ n² बन जाती थी, लेकिन इसमें अब हमें सिर्फ एक ही लूप को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी है, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n² से कम होकर बिग O ऑफ n हो जाती है। इसका मतलब 2 पॉइंटर टेक्निक को यूज़ करके अगर हम 2 सम का क्वेश्चन करते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा ब्रूट फोर्स के कंपैरिजन में, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग O ऑफ n है, और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी वो रहेगी बिग O ऑफ 1, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट। तो ये रही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई 2 पॉइंटर होता क्या है ना, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको एक बार कोड के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम फिर से जैसे हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए एक फंक्शन बनाया था इस टारगेट सम एग्जिस्ट का, सेम टू सेम हम फंक्शन बना लेंगे, बस अप्रोच हमारी ब्रूट फोर्स की बजाय कौन सी होगी, 2 पॉइंटर की होगी, है ना। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक फंक्शन बना लिया है, सेम टू सेम मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है जी, अब ये मुझसे रिटर्न मांगेगा बुलियन का, है ना, क्योंकि हमने बुलियन का रिटर्न टाइप रखा है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, एक बुलियन का वेरिएबल बना लेते हैं इज एग्जिस्ट नाम से। ठीक है, और स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये एरे हो रखा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इंट एन, पहले हमने लेंथ निकालनी है एरे की, एरे डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ। ठीक है जी, अब हम 2 बोलेंगे, क्या कहते हैं उसको, पॉइंटर्स लेंगे, एक लेफ्ट पॉइंटर होगा और एक राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर के लिए हमने रख दिया 0 और राइट पॉइंटर के लिए हमने क्या रखना है, n-1 रखना है। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा ये पहले हम रिटर्न करवा देते हैं, ये जो इज एग्जिस्ट वाला वेरिएबल है इसको हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वाइल लूप लगानी है, और ये वाइल लूप हमारे पास कब तक चलेगी, जब तक हमारा जो लेफ़्ट है वो राइट से लेस है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, ये हो गया है। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, इफ़ हमारा जो एरे है उसकी जो लेफ़्ट पोजीशन पर हमें एलिमेंट मिलता है, अगर हम उसको जो राइट पोजीशन पर हमारे एरे में एलिमेंट है उसको प्लस कर दें और जो आंसर है वो हमारे टारगेट के इक्वल आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, सीधा और सीधा रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इज़ एग्जिस्ट हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, और इज़ एग्जिस्ट को हम क्या बोलेंगे कि भाई इज़ एग्जिस्ट क्या है, ट्रू है। ठीक है, सेमीकोलन एंड सेमीकोलन। ठीक है, एल्स इफ हमारे पास क्या आएगा, एरे लेफ्ट है, ठीक है, एरे राइट, इन दोनों को प्लस करने पर अगर जो वैल्यू है वो टारगेट से ग्रेटर होती है, टारगेट से ग्रेटर होती है, तो हम क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे, यानी कि एक माइनस कर देंगे, एक स्टेप हम आगे ले आएंगे उसको, है ना। एल्स इफ अगर हम लेफ़्ट पोजीशन वाले एलिमेंट को राइट पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ प्लस करते हैं और जो आंसर है वो टारगेट सम से कम आता है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को मूव करेंगे, है ना। तो लेफ़्ट को हम एक मूव कर देंगे प्लस प्लस करके। ठीक है, बस इतना सा हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये वाला एरे है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी एग्जाम्पल वाला एरे पास कर देंगे। ठीक है, ओके, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, इज़ एग्जिस्ट, और इज़ एग्जिस्ट में हम क्या करेंगे, कौन सा हमारा फंक्शन कॉल करेंगे, ये वाला। ठीक है, इज़ टारगेट सम एग्जिस्ट वाला, और इसको हमने क्या क्या पास करना है, एक तो एरे पास करना है, और टारगेट में हम क्या पास करेंगे, 19 पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये देखो इज़ एग्जिस्ट हमारे पास ट्रू आ चुका है क्योंकि 19 एग्जिस्ट करता है ना। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर 19 की बजाय 90 देते हैं तो क्या आता है, क्या 90 एग्जिस्ट करता है, फॉल्स आ जाता है जी। 90 जो है एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कोई भी पेयर इतना बड़ा नहीं है जिसका सम जो है वो 90 के इक्वल आ जाए, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे इज एग्जिस्ट में क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको 2 पॉइंटर्स की जो टेक्निक है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं 2 पॉइंटर टेक्निक को यूज़ करके, और उसको ब्रूट फोर्स के साथ कंपैरिजन भी किया है। ठीक है, तो अभी के लिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।